हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये यूपीएससी सीसैट 2022 पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 पहले मैंने बना चुका हूँ और साथ ही में मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 के क्वेश्चन से। क्वेश्चन इज अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 14:30 आवर एंड ड्रोव टू विलेज, अराइविंग देयर एट when the village clock indicated 15:15 hour. After staying for 25 minutes, he drove back by a different route of length 1.25 times the first route at the rate twice as fast, reaching home at 16 hours as compared to the clock at home. यहाँ क्वेश्चन पूछा है द क्लॉक विलेज इज। सो एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है, ये जो हमारा यहाँ दिया हुआ है कि द विलेज क्लॉक टर्न्स 15:15 आवर्स। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि जो होम क्लॉक और विलेज क्लॉक ये दोनों सेम सिंक में नहीं है, तो इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहला अप्रोच मेरा ये होगा कि पहले हम होम टू होम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल टाइम कितना लगा है। सो वो इंसान जो था वो 14:30 में घर पे था, 14:30 पे घर पे था, और वो फिर से पूरा जर्नी करके हमारा 16 आवर्स में वो घर आ गया। मतलब टोटल 3/2 आर का जर्नी हुआ हमारा यहाँ। ये जर्नी आर है, हम लोग आर में कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 3/2 आर मतलब 1.5 घंटे का जर्नी हुआ, और 1.5 घंटे के जर्नी में 25 मिनट्स उसने रेस्ट लिया, मतलब -25/60 ये रेस्ट टाइम है। सो टोटल जर्नी कितने समय का हो गया? सो 3/2 -25/60, आपसे 60 एलसीएम ले लीजिए तो हमारा 90 - 25 हो जाएगा, या 30। 90 - 25 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 65/60। दैट मीन्स 13/12। सो ये हमारा 13/12 टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी का। सो अब टोटल टाइम ऑफ जर्नी का ये हमारा समय निकल गया। अब हमें पता है कि जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस x बाई स्पीड v से आप डिनोट कर सकते हो। सो जाने समय का सपोज मान लेते हैं डिस्टेंस x रहा और वेलोसिटी v रहा, प्लस आने समय का डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है 1.25x। सो 1.25 टाइम्स x डिवाइडेड बाई, और जो स्पीड है 2v हो गया, 2v मतलब ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम, ये दोनों टाइम हमारा कितना हो जाएगा? ये जो 13/12 हमारा आया है, 13/12 ये आर में, एच में यूनिट है हमारा, आवर में यूनिट ही ले रहे। सो ये हमारा आवर में आया। सो इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। सो एक्स बाई वी कॉमन ले लेते हैं हम लोग। 1 + 1.25/2 इज इक्वल टू 13/12। सो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 3.25/2 इज इक्वल टू 13/12, एंड फाइनली x बाई वी इज इक्वल टू 13/12, और ये इधर चला जाएगा 2/3.25। ये पॉइंट को हम यहाँ से 100 कर ले रहे हैं। सो इसे अगर हम 25 से कट करेंगे तो दिस बिकम 4, एंड दिस बिकम 25 से अगर कट करेंगे तो 12 13 आ जाएगा, एंड ये 13 13 कट गया, और ये 2, ये 6 हुआ, और ये हमारा 2 हो गया, ये हो गया 3। दैट मीन्स नेट आ गया हमारा 2/3। 2/3 आर हमारा आ गया हमारा x बाई वी का वैल्यू। दैट मीन्स हमें जाने में कितना समय लगा, इसे हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2/3 इंटू 60, दैट मीन्स 40 मिनट, मतलब जाने में हमें 40 मिनट्स लगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14:30 से निकले थे, और जब वो विलेज में गए तो 15:50 उस समय समय हो रहा था। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? ये 45 मिनट्स हुआ। बट हमने जो इक्वेशन में निकाला यहाँ, हमें जाने का डिस्टेंस 40 मिनट्स निकाला, मतलब जो विलेज का, ये तो विलेज का क्लॉक का टाइम है 15:15, और ये 45 मिनट्स दिखा रहा, और हमारा टाइम एक्चुअली 40 मिनट लगा है। मतलब जो विलेज का क्लॉक है वो 5 मिनट आगे चल रहा है, तब ये 45 मिनट हुआ है। सो ऑप्शन देखेंगे इसमें से डी ऑप्शन आप देखिए, जो 5 मिनट फास्ट है, मतलब विलेज का घड़ी जो है वो 5 मिनट आगे चल रहा है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बस इसमें ये जानना था कि दोनों विलेज और होम का जो घड़ी है वो अलग अलग टाइम शो कर रहा है। सो आपको इस अप्रोच से, ये अप्रोच एक बार देख लीजिए, इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
Question is, a person X wants to distribute some pens among 6 children A, B, C, D, E, F. Suppose A gets twice the number of pens received by B, thrice the number that of C, 4 times that of D, 5 times that of E, and 6 times that of F. What is the minimum number of pen X should buy so that the number of pens each one get is an even number? So सबसे पहले लेते हैं, सपोज A को X पेन मिला है एंड सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो A को जो पेन मिला है वो 2 टाइम्स दैट ऑफ B है। मतलब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, B को हमारा x/2 पेन मिल रहा है। सो ऐसा ही हम लोग सेम इक्वेशन अगर यूज करते हैं तो C को x/3, D को x/4, E को x/5 और F को x/6। सो इतने नंबर ऑफ पेन्स मिलेंगे। अब कैलकुलेट कर लेते कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो रहे हैं। सो A को x प्लस x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 प्लस x/5 प्लस x/6। सो इसे पहले कैलकुलेट करेंगे, ये हमें बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने मिलेंगे सबको। सो हमारा इस कैल्शियम 120 हो जाएगा। सो दिस इज 120 प्लस दिस 60, दिस 3, यहाँ शायद मिस्टेक कर दिया मैंने, 4 होगा यहाँ पर। सो 3 का 340 प्लस 430 plus 5 12 24 and 6 will be 12 20. So this will be 120 plus 60 180 plus 20 210 220 250 274 294. So 294 by 120 ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पेन्स आया। सिंस से इंटीजर में नहीं है और हम लोग पेन को, ये नंबर वो ऐसा नंबर है कि हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे इस रेशियो में पेन x/2 x/3 तो एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट जो नंबर आएगा ABCD वो इंटीजर में नहीं होगा। तो पहला हमारा काम है इसे इंटीजर बनाना। तो इसे इंटीजर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 294। मतलब ये मिनिमम इंटीजर है इतना पेन। अब हम चेक करेंगे कि 294 पेन्स हमारे पास है, क्या सबको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सभी के पास इवन नंबर ऑफ पेन बच रहा है कि नहीं, क्योंकि यही पूछा है कि एवरीवन गेट्स द इवन नंबर। अगर 294 है तो हमें पता है कि ये जो हमारा कैलकुलेशन ऊपर आया है हमारा न्यूमरेटर में, यही रेशियो में पेन डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि इसी का सम 294 है। तो आप देख सकते हैं 120 60 40 30 24 20 सब इवन नंबर है। मतलब अगर 294 हम पेन खरीदेंगे और ये A को, ये B को, ये C को, ये D को, ये E को, ये F को अगर पेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जो हमारा रेशियो है ये भी सेटिस्फाई हो जा रहा है और सबको इवन नंबर ऑफ पेन भी मिल जा रहा है। मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 294 C दैट इज। सो ये सिंपल सा अप्रोच है। So question is, 6 person A, B, C, D, E, F are sitting equidistant from each other around a circular table facing the center of the table. Consider the question and two statements given below. Question क्या है? Who is sitting on the immediate left of A? That means A के immediate left, मतलब इस जगह कौन सिट किया हुआ, ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 पे आते हैं। सबसे पहले 6 बॉक्स बना लेते हैं अराउंड। एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है बट इट इज लुक्स लाइक सर्कुलर। सो ये 6 बॉक्स है। सो पहला स्टेटमेंट है बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी। सो हम लोग टेस्ट केस ले ले रहे, सपोज बी यहाँ हम बैठा दे रहे और सी यहाँ, ठीक है। सेकेंड है डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। सपोज डी यहाँ पर है और इसके जस्ट अपोजिट ई यहाँ पर है, ठीक है। अब केवल एक स्टेटमेंट से ए का पता ही नहीं चलेगा बिकॉज ए अभी तक आया ही नहीं है। सो पहला स्टेटमेंट ऑन लोन सफिशिएंट नहीं है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे, एफ इज सिटिंग ऑन दी लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो सपोज एफ को हम लोग यहाँ सिट कराते हैं इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो हमारा बच क्या गया, ए बच गया, तो ए यहाँ हो गया। अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। केवल सेकेंड स्टेटमेंट कुछ नहीं बता पाएगा बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट केवल एफ और बी इन्वॉल्व है, इसमें भी ए इन्वॉल्व नहीं है। मतलब हम लोग अल्टीमेटली चेक कर रहे हैं दोनों स्टेटमेंट कंबाइंडली। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट कौन है। तो इस केस में ए के इमीडिएट लेफ्ट सी है, ठीक है। सो हम लोग एक पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन यूज करके हमारा सी एक आंसर आया है। अब ट्राई करते हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 है दूसरा कुछ पॉसिबिलिटी जनरेट करना। तो हम लोग ये बॉक्स का सब नंबर मिटाते हैं, देखते हैं दूसरा पॉसिबिलिटी जनरेट होता है कि नहीं। सो सपोज पहला इक्वेशन पे फिर पे आते हैं, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी।
बी और सी का पोजीशन हम लोग सेम रख देते हैं, बी एंड सी यहाँ है, एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। आप क्या करते हैं, डी को हम लोग यहाँ शिफ्ट करते हैं और ई को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये अपोजिट ही है। एंड देन स्टेटमेंट 2, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी तो नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग एक इसको चेंज कर देते हैं, बी सी को हम लोग यहाँ डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, बी सी को हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, बी यहाँ पर, सॉरी, बी यहाँ पर हो गया, सी यहाँ पर हो गया, और बी सी अब अपोजिट हो गया और ई डी भी अपोजिट है, ठीक है। एंड एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, दैट मीन्स एफ यहाँ पर होगा, ठीक है। सो ये जो साइड है ऐसे, ये इसे राइट साइड कंसीडर किया जा रहा है, और ये जो साइड है ये इसे लेफ्ट साइड कंसीडर किया जा रहा है। तो इधर से जो आएगा ऐसे ये राइट है, इधर जो है इधर आएगा ये लेफ्ट है, ठीक है। सो एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो एफ को हम लोग फिट कर दिए, अब ए का जगह यहाँ बच गया। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, यहाँ पर ए के इमीडिएट लेफ्ट, सिंस लेफ्ट साइड ऐसे है तो ए के इमीडिएट लेफ्ट है ई। तो हमारा पहला बार में आंसर सी आया था, दूसरा बार में ई आया, मतलब दोनों स्टेटमेंट यूज करके हम करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट आप यूज करने के बाद भी आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट। और दूसरा जो मैंने ऑर्डर लिया है ये आर का, कि इस साइड आर होगा, इस साइड लेफ्ट होगा, तो ये आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव है कि आप किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, आप आप डायरेक्ट स्क्रीन के तरफ देख रहे हैं या स्क्रीन से बाहर देख रहे हैं, वो डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव पे। दोनों में आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों के आप ले भी लीजिएगा तो दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं होगा आपको पर्टिकुलर आंसर देने के लिए। सो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा डी। सो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन इज, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा। सो मनीषा का एज हमें फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट 1, मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर। सो सपोज मदर का जो एज है दैट इज इक्वल टू एम फॉर मनीषा प्लस 24। सो मदर जो है 24 ईयर ओल्डर है, दैट मीन मनीषा इज 24 ईयर यंगर। सो यहाँ से मनीषा का एज पता चलेगा, नॉट पॉसिबल बिकॉज दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है। सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट अलोन सफिशिएंट। सेकेंड देखते हैं, 5 ईयर लेटर द एज ऑफ द मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:5। सो 5 साल बाद सपोज मदर का एज x मान लेते हैं और मनीषा का एज y मान लेते हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगा, 5 ईयर लेटर द एजेस ऑफ मनीषा एंड हर मदर। सो मनीषा का एज 5 साल बाद y+5 डिवाइडेड बाई x+5 दैट इज इक्वल टू 3/5। सो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया और ये हमारा पहला इक्वेशन है, x इज इक्वल टू y+24। सो हमें पता है कि ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सो इससे हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो हमें पता है कि दोनों स्टेटमेंट को मिला के, बिकॉज अगर सेकेंड स्टेटमेंट भी ओनली रखते हैं तो हमारा एक ही इक्वेशन आ रहा है जिसमें एक्स वाई वेरिएबल है, सो हम पॉसिबल नहीं है निकालना सॉल्यूशन। सो दोनों स्टेटमेंट मिला के हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। Question is, 6 lectures A, B, C, D, E, F, each of 1 hour duration are scheduled between 8 AM to 2 PM. So 8 AM से 2 PM तक, that means हमारा ड्यूरेशन हो गया 6 आवर का। कंसिडर द क्वेश्चन एंड द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या है, विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड। सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि थर्ड पीरियड में हमारा कौन सा लेक्चर होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, लेक्चर एफ इज प्रीसीडेड बाय लेक्चर ए एंड फॉलोड बाय सी। मतलब एफ होगा, उसके बाद ए होगा एंड देन सी होगा। सो इससे तो हमें नहीं पता चल रहा थर्ड कौन है, बिकॉज इस 6 घंटे का अरेंजमेंट में ये 3 कभी भी कहीं भी अरेंज हो सकता है। 6 स्लॉट है हमारे पास, ये 3 स्लॉट कहीं भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड है, देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर बी।
सो बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है, तो हमें क्वेश्चन एक बार और देखना होगा कि ईच ऑफ 1 आवर शेड्यूल बिटवीन 8 AM to 2 PM, मतलब 6 लेक्चर है। तो हमारे पास पहले हम 6 बॉक्स बना लेंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है। देर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर बी, लेक्चर बी के बाद कोई भी लेक्चर नहीं है। तो अब हमें ये FAC को ऐसे जगह फिट करना है कि लेक्चर बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है, इसका मतलब है लेक्चर बी एकदम लास्ट में होगा, क्योंकि हमको 6 घंटे में 6 लेक्चर देना है। और बी के बाद कोई लेक्चर नहीं होगा, मतलब बी लास्ट होगा, 2 बजे खत्म हो जाएगा। और उसके बाद बचा हमारा FAC, तो हम लोग FAC यहाँ अरेंज कर सकते हैं, FAC यहाँ अरेंज कर सकते हैं, और FAC यहाँ अरेंज कर सकते हैं। सो 3 अरेंजमेंट हमारा पॉसिबल है। तो तीनों अरेंजमेंट में हमारा जो थर्ड पोजीशन होगा वो अलग अलग होगा। जैसे पहला अरेंजमेंट में हमें थर्ड पोजीशन में C मिल जाएगा, सेकेंड अरेंजमेंट में अगर ये रखते हैं तो थर्ड में हमारा A मिल जाएगा। इसका मतलब है हमें एग्जैक्टली थर्ड पीरियड क्या होगा ये दोनों स्टेटमेंट से पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, दैट इज both statement 1 and statement 2 are not sufficient to give the answer. Question is, let A, B, C represent distinct non-zero digit. Suppose X is the sum of all possible 3-digit numbers formed by the number ABC without repetition. So हमें पहले ABC का वैल्यू लेना है। ABC वैल्यू क्या है, हमें दिया हुआ है नॉन ज़ीरो डिजिट है। सो हम लोग 1 से 9 कुछ भी ले सकते हैं। एंड पूछा है X क्या है, X इज द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ABC विदाउट रिपीटेशन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते क्या है हमारा। द 4-digit लिस्ट वैल्यू ऑफ X इज 1332। सो यहाँ हम लोग लिस्ट वैल्यू देख रहे हैं। सो सबसे पहले ट्राई करते हैं, सपोज AB का वैल्यू 1 2 3 ले लेते हैं। सबसे लिस्ट तो यही हो सकता है क्योंकि डिस्टिंक्ट बोला है। तो 1 2 3 से पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 1 2 3 6 बनेगा। 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 एंड 3 2 1। अब इसको सम कर लेते हैं। सो इसका सम होगा 3 3 6 7 8 9 11 12, 1 कैरी, दिस वन ऑल्सो 12 + 1 13, कैरी 1 6 4 10 11 12 13 13। इसका मतलब है 13 13 2 जो कि हमारे ऑप्शन में है। दैट मीन्स द लिस्ट 4-digit नंबर जो होगा वो 1332 होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, द 3-digit ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ X इज दिस। जब हम देख रहे हैं 1 2 3 जो नंबर है ये ऑलरेडी हम लोग ABC का स्मॉलेस्ट नंबर लिए हैं अंडर द डोमेन गिवन और द कंस्ट्रेंट गिवन इन द क्वेश्चन। तो पॉसिबल ही नहीं है कि 3 digit का कोई नंबर बनेगा ऐसे सम से। सो सेकेंड डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा A, दैट इज 1 ओनली। Question is, there is a numeric lock which has 3-digit pin. The pin contains digit from 1 to 7. So 1 to 7 है। So यहाँ लिख लेते हैं कंस्टेंट क्या है, 3 4 5 6 7, ठीक है। There is no repetition of digit. The digit in the pin from left to right are in decreasing order. That means from left to right ये हमारा decreasing order पे है। Any 2 digit in the pin differ by at least 2. How many maximum attempt does one need to find out the pin with certainty? मतलब exactly pin find करने के लिए हमें maximum to maximum कितना attempt लगेगा। और ये एक कंस्टेंट और है हमारा कि the 2 digit in the pin differ by at least 2, 2 से तो differ होगा ही। तो सपोज ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो राइट वाला जो पोजीशन होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। सपोज हम लोग देखते हैं पॉसिबिलिटी कितना पॉसिबल सॉल्यूशन बनता है। अगर हम लोग पहला नंबर 7 रखते हैं, सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास कितना सारा पॉसिबिलिटी हो गया है, हम रख सकते हैं 5 रख सकते हैं, ठीक है। एंड 5 अगर रखेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमारा 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 1 रख सकते हैं, बिकॉज एटलीस्ट 2 का डिफरेंस चाहिए। तो 3 to 1 में 2 का डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ से हमें 3 पॉसिबिलिटी मिल गया, ठीक है। फिर अगर हम 7 रखते हैं और 5 के जगह हम लोग 4 रखते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, 2 और 1 का। दैट मीन्स यहाँ 2 पॉसिबिलिटी आ गया। देन अगर हम लोग 7 रखते हैं और 4 के जगह 3 रखते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितना है, केवल 1 है, तो यहाँ 1 पॉसिबिलिटी आया।
अब 7 के अलावा आप नेक्स्ट नंबर 6 लेते हैं, 6 लेंगे तो नेक्स्ट नंबर पॉसिबल जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि दो हमें 2 का डिफरेंस लेके चलना है। यहाँ 4 होगा तो यहाँ पॉसिबल कितना होगा, 2 और 1 होगा, दैट मीन्स 2 पॉसिबिलिटी। देन 6 रखते हैं तो यहाँ 3 हम ले सकते हैं, देन इस 3 होगा तो यहाँ केवल 1 होगा, 1 पॉसिबिलिटी। 6 के बाद 2 नहीं आ सकता, बिकॉज अगर 2 होगा तो नेक्स्ट नंबर नहीं आएगा। अब आता है हमारा 5, 5 होगा तो नेक्स्ट नंबर हम लोग 3 ले सकते हैं और नेक्स्ट नंबर हम लोग 1 ले सकते हैं। सो यहाँ 1 पॉसिबिलिटी आ गया। और 5 के बाद 2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 2 के बाद 1 होगा तो एक डिफरेंस हो गया। और अगर यहाँ 4 लेते हैं तो नेक्स्ट नंबर अगर 2 होगा तो फिर उसके बाद कोई नंबर नहीं है, मतलब इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं बच जाता है। तो हमारे पास इतना कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ही बचता है, तो इसे काउंट कर लेंगे। 3 2 5 1 6 2 8 9 10, दैट मीन्स टोटल 10 पॉसिबिलिटी है। तो अगर 10 नंबर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो लॉक हमारा ओपन हो जाएगा, दैट मीन्स वी गॉट द करेक्ट पिन नंबर। सो हमारा 10 आंसर हो जाएगा सी। Question is, there are 8 equidistant points on a circle. How many right angle triangle can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one side of a triangle? सबसे पहले एक हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं हुआ बट इतना चलेगा सर्कल। अब हमें 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। एंड एक और कंडीशन दिया है कि हमें वर्टिसेस तो लेना है, लेकिन सेकंड क्या है कि टेकिंग द डायमीटर एज वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब हमें एक साइड ऑफ द ट्रायंगल डायमीटर होना चाहिए और राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो पहले हम लोग देख लेंगे कितना पॉसिबल डायमीटर है यहाँ पर। ये फर्स्ट डायमीटर, ये सेकेंड डायमीटर, ये थर्ड डायमीटर, ये फोर्थ डायमीटर, ये चारों एक पॉइंट से जाएगा, यहाँ बना नहीं है। तो 4 डायमीटर हमारा हो गया। अब सपोज हम लोग लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर डायमीटर को हम लोग कंसीडर करते हैं। पहले हम 3 डायमीटर हटा देते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। सपोज एक डायमीटर है हमारे पास, सपोज ये डायमीटर है, इस डायमीटर से कितना हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। तो सपोज यहाँ से अगर हम लोग ये एक ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, सो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक पॉसिबिलिटीज आपको ये पता है, ये एक सेमी सर्कल का फॉर्मूला है कि अगर सेमी सर्कल के 2 डायामीटर से अगर कोई भी पॉइंट पे हम लोग लाइन खींचेंगे, जैसे ये लाइन, ये जो हम ट्रायंगल बनाएंगे तो ये 90 डिग्री बनाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी सर्कल। अगर हम लोग ये यहाँ से यहाँ भी बनाते हैं तो ये 90 डिग्री होगा, मतलब एक डायमीटर को रेफरेंस लेके हम इस साइड 3 राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं और इस साइड 3 राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। दैट मीन्स एक डायमीटर को लेके हमारा 6 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा। और ऐसे हम लोगों ने देखा था टोटल 4 डायमीटर बना था। चारों में दिखा देता हूँ कैसे बना था। पहला डायमीटर तो आप देख रहे हैं ये वाला है, दूसरा डायमीटर ये, तीसरा दिस वन एंड चौथा दिस वन। मतलब एक को लेके 6 है तो 4 को लेके 6 इंटू 4 दैट इज 24 राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सो इसका आंसर हो जाएगा ए 24। Question is, 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. In how many days can a 12 men and 24 women do the same piece of work? So suppose हम मान लेते हैं जो men है वो x वर्क करता है, x वर्क पर डे, एंड जो फीमेल है वो y वर्क पर डे। ठीक है। सो पहले इक्वेशन से 24 मेन है और 12 वुमेन है, तो 24 मेन 24x प्लस 12 वुमेन 12y, ये टोटल काम एक दिन में कर रहा है। तो और ये वर्क कितने दिन में फिनिश हो रहा है, 30 डेज में, मतलब 30 दिन में ये इतना काम हो रहा है। दैट मीन्स 30 दिन इज इक्वल टू 1 यूनिट वर्क हो रहा है। ये पहला इक्वेशन हमारा हो गया। दूसरा इक्वेशन पूछा क्या है कि 12 मैन एंड 24 वुमेन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। सो 12 मैन मतलब 12x प्लस 24y। सो हाउ मेनी डेज को मान के चलते हैं, और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे p वेरिएबल ले लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन है। सो हमें वैल्यू निकालना है इस p का।
हम देख रहे हैं हमारे पास दो इक्वेशन है और टोटल वेरिएबल हमारे पास यहाँ कितना है, एक x, एक y और एक p है। इक्वेशन 2 वेरिएबल 3, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है निकालना, डेटा इनसफिशिएंट का क्वेश्चन है ये। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डेटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, डी हो जाएगा। क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 1261। सो अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है और आपके पास समय नहीं है, और ये यूपीएससी में मैंने देखा है ऐसा क्वेश्चन का जवाब मैक्सिमम टाइम जीरो ही होता है। तो चलिए यहाँ भी ट्राई करते हैं। जैसे 1261 है, ये पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। ये फैक्टर 1 2 3 13 से ये फैक्टर दिख रहा है मुझे, जा रहा है 9 एंड देन 91 इज अराउंड 7 97। ये मतलब इसको हम 1261 को लिख सकते हैं 13 इंटू 97। अब देखिए नंबर में, अब इसे डिवाइड हम में करेंगे, ये टोटल नंबर को हम 13 इंटू 97 से डिवाइड करेंगे तो 97 यहाँ कट गया है और ये 91 13 से कट जाएगा 7 टाइम्स। तो इसका मतलब है टोटली डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर जीरो, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। सो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये 20 है और ये 8 है, और इसका एरिया हमारा कितना हो जाएगा 20 इंटू 8, दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। फर्स्ट, इट इज पॉसिबल टू कट द सीट एग्जैक्टली इंटू 4 स्क्वायर सीट। ये पूछा है कि क्या इस रेक्टेंगुलर सीट को एग्जैक्टली 4 स्क्वायर सीट में कट कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर इक्वल एरिया वगैरह नहीं बोला है, तो हमारा स्क्वायर सीट का एरिया अलग अलग हो सकता है। सो एक टेस्ट के समय दिख रहा है कि अगर हम इस स्क्वायर सीट को 8/8 का 2 अगर हम लोग कट करते हैं प्लस 4/4 का 2, तो हम लोग देखते हैं टोटल एरिया कितना आ रहा। अगर 8/8 का 2 करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा 64 इंटू 2 128 प्लस 4/4 16 इंटू 2 32। दैट मीन्स ये हमारा एरिया आ जा रहा है 30 और 30 160। दैट मीन्स सेम एरिया हमारा आ जा रहा है। इसका मतलब है 8/8 का 2 स्क्वायर और 4/4 का 2 स्क्वायर हम कट कर सकते हैं इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक से। सो फर्स्ट नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पे। इट इज पॉसिबल टू कट द सीट इंटू 10 रेक्टेंगुलर सीटेड ऑफ द इक्वल एरिया। मतलब 10 ट्रैंगुलर सीट बनाना है। सपोज हमारा एरिया कितना था टोटल 160 एरिया था, ठीक है, और 10 सेम एरिया का ट्रायंगल बनाना है, मतलब बाई 10 करेंगे, मतलब ईच एरिया ऑफ ट्रायंगल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, दैट इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स बी इंटू एच इज इक्वल टू 32, ठीक है। सो बी इंटू एच, हम लोग रेक्टेंगल का एरिया भी होता है। अगर रेक्टेंगल का एरिया बी इंटू एच है, मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया 32 है, तो एक रेक्टेंगल में 2 ट्रायंगल बन सकता है, और हमारा टोटल एरिया 160 है। तो अगर हम 160 को 32 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आ जाता है 5 आ जाएगा। इसका मतलब है 5 रेक्टेंगल हम बना सकते हैं, और 5 रेक्टेंगल बना सकते हैं इसका मतलब है एक रेक्टेंगल में 2 ट्रायंगल, मतलब 10 ट्रायंगल बना सकते हैं सेम एरिया का। जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज पॉसिबल टू कट 10 ट्रायंगुलर ऑफ द सेम एरिया, ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन इज when 70% of x is added to another number y, the sum become 165% of the number of the y. सो इक्वेशन में इसको लिखते हैं, इफ 70% ऑफ एक्स मीन 70x/100 इज एडेड टू नंबर y, देन इट बिकम 165% ऑफ y। दैट मीन्स ये इक्वेशन है। इसे यहीं सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो जाएगा हमारा 70x प्लस 100y इज इक्वल टू 165y, एंड दैट इज 70x इज इक्वल टू 65y। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब चलते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड क्या बोला है, व्हेन 60% ऑफ द नंबर x इज एडेड टू द अनदर नंबर z। अगर 60% ऑफ द नंबर x is added to another number z, that become the sum become 160% of the z, that means 165 z by 100। इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे तो 60x
प्लस 100z इज इक्वल टू 165z एंड देन 60x इज इक्वल टू यहाँ पर 65z हो जाएगा। सो ये हमारा दो इक्वेशन आ चुका है। अब यहाँ दो इक्वेशन से हमें पता करना है x और y और x और z में रिलेशन निकालना है। पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। इसमें क्या है कि x में 70 मल्टीप्लाई है और y में 65 मल्टीप्लाई है और दोनों इक्वल है। इसका मतलब है x में ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई है 70 है, मतलब x छोटा नंबर है y से। तो यहाँ से हमें क्या आ गया, y इज ग्रेटर देन x। ये पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट देखते हैं कितना होता है। देखिए ये x ग्रेटर इसमें बोला गया है, ये गलत हो गया। इसमें x ग्रेटर बोला गलत है, मतलब अभी भी ए और बी में हमें सेलेक्ट करना है। अब x और z में देख लेते हैं। सो यहाँ पर x का जो मल्टीपल है वो छोटा है और y z का मल्टीपल ज़्यादा है। इसका मतलब है x जो नंबर है वो बड़ा है z से। सो ऑप्शन में देखेंगे x z से बड़ा कहाँ है। इस केस में x z से बड़ा है और इस केस में x z से छोटा है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Question is, two candidates X and Y contested election. 80% of the voter cast their vote and there were no invalid votes. There was no nota, none of the above option. X got 56%. Suppose मान लेते हैं टोटल वोटर हमारा X है और हम हमारे 80% ने, मतलब 80/100 X ने वोट दिया है। टोटल वोट इतने पड़े हैं हमारे। There is a nota and X got 56% of the vote कास्ट एंड वोन बाई 1440 वोट्स। मतलब ये टोटल वोट्स जितने कास्ट हुए हैं इसमें से 56% वोट। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते, ये हो जाएगा हमारा 4/5x। ये वोट पड़े हैं, इसका 56%, तो 4/5x इंटू 56/100, ये हमारा हो गया 56% ऑफ वोट x को पड़े हैं एंड ऑफ द वोट कास्ट एंड वोन बाई 1440 वोट। इसका मतलब है ये x को जो वोट पड़े हैं दैट इज इक्वल टू, सपोज y को जो वोट पड़े होंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट y को जो पड़े होंगे प्लस 1440, इतना वोट से वो x जो कैंडिडेट है वो जीत गया। सो एक चीज़ और हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अगर 56% ऑफ द वोट कास्ट अगर x को पड़े हैं तो y को हमारा 56 माइनस 44% पड़े होंगे। तो y की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4/5 इंटू 44/100। ठीक है, अब ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 100 अगर हम कैंसल आउट करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा 4/5x इंटू 56 दैट इज इक्वल टू 4/5 इंटू 44 प्लस 1440 इंटू 100। ठीक है, एंड अगर 5 भी कैंसल आउट होता तो 5 यहाँ कैंसल आउट कर देते, यहाँ 5 कर देते हैं। ठीक है, सो हमारा एंड 4 हमारा देख लेते हैं, यहाँ पर हमें 4 कॉमन दिख रहा है। ये 4 यहाँ से, ये 4 यहाँ, और यहाँ से हम 4 काट के इसको हम 4 से काट देते हैं। 12 2 4 24 0, तो ये 4 कट गया एंड हमारा बच गया इफेक्टिव इक्वेशन 56x इज इक्वल टू 44x। y को यहाँ पर x लिखना भूल गया था तो x आप लोग लिख लीजिएगा। 44x प्लस ये जो हमारा नंबर है 360 इंटू 5 कर देते हैं, यहाँ पर आसानी हो जाएगा। 6 30 3 और 5 3 15 3 18 इंटू 100। ठीक है, और ये इक्वेशन इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। 12x इज इक्वल टू 180040, तो x इज इक्वल टू 181234/12। इसे काटेंगे, ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में, 3 1 2 3 4, फिर 2 यहाँ से कटेगा तो हमारा 15 1 2 3। दैट मीन्स x का वैल्यू हमारा आ चुका है दिस वन। ये हमारा x का वैल्यू है कि इतने टोटल नंबर ऑफ x हमने क्या माना था, टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, क्वेश्चन यही पूछा है। तो हमारा डायरेक्टली 15,000 आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए, ये टोटल कैलकुलेशन का है। आप इक्वेशन यहाँ पर, ये जो आपको इक्वेशन मिल गया है यहाँ पर, इसको बस आपको सॉल्व करना है। या मैंने सॉल्व भी किया है, अपने तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर इज ए। इस क्वेश्चंस के साथ पार्ट 3 कंप्लीट होता है हमारा सीसेट 2022 पीआईक्यू सीरीज़ का। पार्ट 4 भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।